Jai Hind, welcome back to my YouTube channel Journey with Roots. I am Captain Dr. Bhupinder, Associate Professor at Delhi College of Arts and Commerce, University of Delhi. लास्ट सेमेस्टर में मैंने टैली की वीडियो रिकॉर्ड करी थी अपने स्टूडेंट्स के लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आप लोगों ने दिया है, काफ़ी अप्रिशिएट किया उन 4 वीडियोस को। इस सेमेस्टर में मैं कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ। आज से मैं कंपनी लॉस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज फर्स्ट मैं जो केस स्टडी यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन में सामने दिखाई दे रही है। सोलोमन वर्सेस ए सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस 1897 में जो ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, उस केस स्टडी को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सीरीज कंपनी लॉ विद द जर्नी विद रूट्स। ओके, बिजनेस लॉ में या कंपनी लॉ में जो केसेस होते हैं, कोर्ट की जो विडिक्ट होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो जो जजमेंट होती है वो लॉ ऑफ लैंड बन जाती है। तो ये जो केस जो आपकी स्क्रीन में सामने दिखाई दे रहा है इस वेरी इंपॉर्टेंट केस। कंपनी लॉ को जब हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में इस केस को हम स्टूडेंट्स का डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल केस है। जिस केस से ही क्या हुआ था मैं आपको नीचे बताता हूँ। ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, ये 4 प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हो गए थे इस एक जजमेंट, इस केस की जजमेंट से। यहाँ पे लिखा है डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। ये डॉक्ट्राइन वर्ड हम यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ लॉ। प्रीवियस केसेस में क्या जजमेंट आई है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुए हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं लीगली, क्या, डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ इस केस में वो था डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज। मतलब कि कॉर्पोरेट, अगर एक कंपनी एस्टेब्लिश होती है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। लिमिटेड लाइबिलिटी इसमें एस्टेब्लिश हुआ। और प्रायोरिटी ऑफ द सिक्योर क्रेडिटर, क्रेडिटर अगर सिक्योर है तो उसकी प्रायोरिटी पहले आएगी, अनसिक्योर की बाद में होगी। ये भी इसी जजमेंट में एस्टेब्लिश हुआ। और थर्ड है कि इसी जजमेंट के थ्रू पूरे कोर्ट्स में ये बताया गया है कि कॉर्पोरेट विल डॉक्ट्राइन, कि कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट के बीच में जो विल है उसको कब तक नहीं उठाया जा सकता है, वो इस केस में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके लिए आप समझ सकते हैं ये केस कितना इंपॉर्टेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इस केस की बैकग्राउंड समझते हैं, इस केस में हुआ क्या था। इस केस की शुरुआत को समझने के लिए ये जो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, एरोन सोलोमन एक बिजनेसमैन था जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस करता था इंग्लैंड में। उसका बिजनेस क्या था? वो लेदर के बूट एंड शूज मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस करता था। सोल प्रोप्राइटर, उसका अच्छा बिजनेस चल रहा था, उसकी रेपुटेशन थी मार्केट में, उसकी काफ़ी कस्टमर बेस उसका था, अच्छा बिजनेस चल रहा था। अब सोलोमन ने डिसाइड किया कि ये मेरा सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस, इसमें रिस्क है कि कल को अगर कुछ अनफॉर्चुनेट चीज होती है, स्लो डाउन बिजनेस में आता है, तो मेरे जो प्राइवेट एसेट्स हैं उसको यूज किया जाएगा बिजनेस की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, राइट? तो जो कि होता ही है। अब इसने क्या किया, इसने अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद किस में किया? लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया। कहाँ? इंग्लैंड में। और इसने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा, क्या नाम रखा उसका? ए सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। और किसके अंडर रजिस्टर करवाया? इसने कराया कंपनी एक्ट 1862 के अंडर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया। और ये कंपनी कहाँ पे है? ये कंपनी है इंग्लैंड में। ये लॉ कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है? ये लॉ कहाँ का है? इंग्लैंड का। उस टाइम पे ये लॉ एप्लीकेबल होता था। और उस लॉ के अकॉर्डिंगली एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए, लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए 7 मेंबर चाहिए थे। तो उसने क्या किया, एक वो खुद हो गया, एक उसकी वाइफ होगी, एक उसकी बेटी होगी और 4 उसके बेटे हो गए। इन सातों को लेके उसने कंपनी बना दी। कंपनी का नाम रख दिया ए सोलोमन कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड। ये जो नई कंपनी इसने बनाई है, इस कंपनी बनाने के बाद उसने क्या किया, उस कंपनी की नॉर्मल जो शेयर कैपिटल थी उसमें कितने शेयर थे उसमें? 40,000 पाउंड के शेयर थे। और एक शेयर की वैल्यू थी वो 1 रुपया वन पर शेयर 1 पाउंड का था। और जब इसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, तो कॉर्पोरेट के टाइम पे सारे के सारे 40,000 शेयर मार्केट में इशू नहीं करें। उसने क्या किया, ओनली
20,007 शेयर को मार्केट में इशू किया, उसमें से 20,001 शेयर तो उसने खुद ले लिए और एक शेयर अपनी वाइफ को दे दिया, एक बेटी को दे दिया और 4 शेयर बाकी है अपने बेटों को दे दिया। तो इस तरह से 7 मेंबर चाहिए, फैमिली मेंबर ही सारे हो गए। और उसने क्या किया है, 100% इक्विटी को इशू नहीं किया है, ओनली 20,007 शेयर इशू कर रहे हैं। ये हो गया उस कंपनी जब उसने फॉर्म करी। सब कुछ लीगल तरीके से उसने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया, राइट। अब उसने उसके बाद क्या किया, उसने उसने उसके बाद अपना जो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था उसने नई कंपनी को बेच दिया। और कितने का बेचा, उसने 39,000 पाउंड का उसने सेल कर दिया। अब जब सेल किया तो इन कंसिडरेशन कंपनी ने सोलोमन को क्या एग्री किया कि हम आपको कैसे सेटल करेंगे ये 39,000 पाउंड जो है। तो कंपनी ने कहा कि हम 10,000 के आपको डिवेंचर्स देंगे कंपनी के, जो कि फुली सिक्योर होंगे अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। दूसरा, कंपनी ने 20,000 के उसको फुली पेड शेयर दिए और बैलेंस जो 9,000 है कंपनी ने एग्री किया हम कैश में आपको पे करेंगे। ये उसने कैश में पे उसने कर दिया कंपनी ने। तो इसके बाद क्या हुआ, इस सेटलमेंट के बाद जो सोलेमन है वो मेजोरिटी शेयर होल्डर बन गया कंपनी में। और सेकंड क्या है, उसके पास सिक्योर क्रेडिटर भी बन गया, क्योंकि डिवेंचर जो 10,000 के उसके पास है वो फुली सिक्योर उसके पास है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर केस कंपनी उसकी अच्छी चल रही है तो हुआ क्या, कंपनी बंद क्यों करनी पड़ी। कंपनी बंद इसलिए करनी पड़ी, जो उसकी नई कंपनी थी वो कंपनी उस समय इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया। स्लो डाउन के कारण लोग कम कम लेदर के जूते परचेज करने लगे, जिसके कारण उसका लॉसेस होना शुरू हो गया। लॉसेस के बाद उसने कंपनी को वाइंड अप करने के लिए सोचा, उसने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के बाद जब उसकी लिक्विडेशन हुई उसकी कंपनी, तो कंपनी के जो एसेट है उनकी वैल्यूएशन कितनी हुई, ओनली 6,000 पाउंड उसकी वैल्यूएशन हुई। अब सोलोमन ने कहा कि सिंस आई एम दी सिक्योर फुली सिक्योर आई एम द सिक्योर क्रेडिटर, मेरे पास कंपनी के 10,000 के डिवेंचर्स हैं। ये जो 6,000 कंपनी के एसेट सेल करने के बाद जो मनी आई है, ये सबसे पहले मेरे को पे किया जाए, बाकियों को बाद में पे किया जाए। और जो अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे उन्होंने क्या क्लेम किया, अनसिक्योर क्रेडिटर्स क्या कहते हैं, अनसिक्योर क्रेडिटर कहते हैं वो लोग क्लेम करते हैं कि अनसिक्योर क्रेडिटर्स जिन्होंने 7,000 रुपया उस कंपनी से लेना था, आर्ग्यूड दैट सोलोमन शुड नॉट बी रीपेड फर्स्ट एज ही एज as he had full control over the company. Unsecured creditors challenged this claim, arguing that the company was merely a sham entity. sham वर्ड हम यूज करते हैं लॉ में जब हम एक डमी कंपनी के बारे में बात करते हैं। ऐसी कंपनी जिसका पर्पस सिर्फ पीस ऑफ पेपर्स में इस कंपनी का फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल में कंपनी वो काम नहीं कर रही होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कंपनी बनाते हैं, उसके लिए हम शैम वर्ड यूज करते हैं किसमें, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉर्पोरेट। तो एंड सोलोमन दैट ही शुड बी पर्सनली लाइबल फॉर द ऑल डेट। ये किसने कहा, अनसिक्योर क्रेडिटर्स जिन्होंने 7,000 रुपया उन कंपनी से लेने थे। तो डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट होने के बाद जब कोर्ट में गया तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर थे जो कोर्ट को देने थे। वो क्वेश्चन क्या थे, फर्स्ट क्वेश्चन था, was the Solomon and Company Limited a separate legal entity from the Solomon himself? ये पहला क्वेश्चन था कि सोलोमन और सोलोमन की जो कंपनी है दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये कोर्ट को एस्टेब्लिश करना था। दूसरा क्या था, कुड द सोलोमन बी हेल्ड पर्सनली लाइबल फॉर द कंपनी डेट। अगर वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाता, दोनों सेपरेट नहीं है, तो दूसरा क्वेश्चन कोर्ट को ये भी देना था कि जो लॉस है, कंपनी का जो लॉस है वो कहाँ से बेयर होगा, कहाँ से फुलफिल होगा। तो आंसर है, उसका आंसर भी कोर्ट को देना था। अब वो कोर्ट 4-5 साल कोर्ट कोर्ट में केस 2-3 साल वो कोर्ट में केस चला। जैसे इंडिया में कोर्ट की हायरार्की है, वैसे इंग्लैंड में कोर्ट की हायरार्की है। तो जो फर्स्ट कोर्ट में जो डिसीजन आया, हाई कोर्ट डिसीजन आया, उसमें सोलोमन डिफीट हो गया। उसके बाद उसने अपील करी हायर कोर्ट पे, कोर्ट ऑफ अपील में भी सोलोमन के एंगेंस्ट में जजमेंट आया, वो भी वहाँ पे केस हार गया। टाइम शॉर्ट के कारण मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि आप इन
केसेस को वीडियो रिकॉर्ड के रोक के पढ़ लेना। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आपको उसमें से सारा लिटरेचर आपको मिल जाएगा। जो मेन डिस्कशंस का पार्ट है वो ये थर्ड है। जैसे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे भी इंग्लैंड में हायर कोर्ट है, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड डिसीजन। 1987 में डिसीजन दिया, सोलोमन की यहाँ पे विक्ट्री हुई। सोलोमन अपील टू द लॉर्ड, टू द हाउस ऑफ लॉर्ड विच ओवरटर्न द प्रीवियस रूलिंग। जो प्रीवियस दो कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में जजमेंट दी थी उसको ओवर रूल कर दिया। और हाउस ऑफ लॉर्ड रूल्ड दैट, उसने तीन मेन इंपॉर्टेंट जजमेंट दी हैं। वो कौन कौन सी है मैं इनको क्विकली आपको पढ़ देता हूँ। फर्स्ट कोर्ट का कहता है, वंस ए कंपनी इज लीगली इनकॉर्पोरेटेड, once a company is legally incorporated, it become a separate entity from its shareholder. ये clear cut judgment आई first. Second आई, company's debts belong to the company, not to its shareholder or the director. और third के judgment आई है, Solomon was entitled to the repayment as a secure creditor before the unsecured creditors. तो ये तीन जो मेन जजमेंट थी, इन जजमेंट आने के बाद पूरे वर्ल्ड में कॉर्पोरेट सेक्टर का जो देखने का नजरिया था पूरे वर्ल्ड में चेंज हुआ। काफी लॉ अमेंडमेंट हुए, इंडिया में भी ये अमेंडमेंट हुए हैं इसी जजमेंट के बेसिस पे। तो सेकंड वीडियो में उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। तो इसी केस में जो जज थे उन्होंने ये वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, जिसको जितनी भी बुक्स आप लॉ की पढ़ेंगे उसमें आपको ये स्टेटमेंट आपको मिलेगी। वो क्या कहते हैं, द कंपनी इज एट लॉ ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स, and though it may be that after the incorporation the business is precisely the same as before and the same person are manager, yet the company is not in law the agent of the subscriber or the trustee for them. इसका मतलब है सोलोमन और सोलोमन के केस में क्लियरली जज ने कहा है कि बेशक कंपनी फॉर्मेशन के बाद वही बिजनेस कर रही है जो पहले कर रहा था, वही मैनेज कर रहा है जो पहले कर रहा था, इवन दो इनकॉर्पोरेशन के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी। दिस डिसीजन एस्टैब्लिश द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी डॉक्ट्राइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही हम पूरे वर्ल्ड में इसको इसके अकॉर्डिंगली हम पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को देखते हैं। वो क्या है, this decision established a corporate personality doctrine, ensuring that the shareholder cannot be held personally liable for the company's debt unless the fraud is proven. As long as the legal formalities of the incorporation were followed, the court could not lift the corporate will to make the Solomon personally liable. तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे रोकता हूँ। होप यू लाइक दिस केस, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करते हैं। यू आर वॉचिंग जर्नी विद रूट्स। थैंक यू वेरी मच।